This conference will now be recorded. ओके, कॉइल के बारे में हमने कल देखा था। कॉइल में एक तो सबने रिवाइज किया क्या? मेरे पास बहुत कम बच्चों के होमवर्क आए हैं। किसी ने कोई क्वेश्चन, जो भी नोट्स बनाए हो, प्लीज होमवर्क भेजा करो रेगुलरली। ओके, गुड बी गुड। तो किसी भी वायर पे जब मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है, अब देखते हैं सोलेनॉइड के लिए। सो लेट्स सी फॉर सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है? कॉइल ऑफ many circular turns of insulated copper wire wrapped closely in shape of the cylinder is called solenoid. ये समझो, ये आपका इंसुलेटेड कॉपर वायर है, ठीक है। इससे सोलेनॉइड बनाना है तो आपको क्या करना है? Wrap them very closely. This will be what? Your solenoid. ओके, इसमें हर रोटेशन में आप देख सकते हैं, इस तरह हम दिखा सकते हैं ना कि करंट किधर जा रहा है, किधर से आ रहा है। ओके गाइस, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ सोलेनॉइड देखते हैं पहले। यूजिंग राइट हैंड थंब रूल, जो कल आप सीख चुके हैं। If thumb points in the direction of current, your fingers will provide the direction of magnetic field. Okay, देखें इधर, देखें ये साउथ पोल, नॉर्थ पोल कैसे बिहेव करेगा देखना। आपने एक मैग्नेटिक फील्ड अराउंड सोलेनॉइड बनाया, पहले सोलेनॉइड का है, देखो सोलेनॉइड में इधर करंट जा रहा है, इधर से करंट आ रहा है। कॉइल को आपने ऊपर टर्न्स दिए, नीचे की लगा दी और उसमें बैटरी कनेक्ट कर दी विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल। Okay, now one end of the solenoid behaves as north pole while the other end behaves as south pole. तो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्थ से साउथ की तरफ। क्लियर है? ओके, द फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के अंदर तो कैसी होंगी? पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। इसकी वजह से हमें क्या पता पड़ता है कि इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब अगर लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं तो वहां पे उनके बीच का डिस्टेंस भी हर जगह सेम आएगा। तो यहाँ देखें आप, यहाँ पैरेलल लाइन दिखाई देंगी। इससे क्या पता पड़ता है कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज पैरेलल, इज यूनिफॉर्म, ये माना जाता है। ओके, देन व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट? इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड can be used to magnetize a magnetic material. For example, अगर सोलेनॉइड के अंदर, जैसे कि एक कॉइल लिया आपने, उसके नंबर ऑफ टर्न्स के बीच में करंट फ्लो करवा रहे हो, सोलेनॉइड बना दिया आपने। अब उस सोलेनॉइड के बीच में, जो कॉइल के बीच में स्पेस है, इस स्पेस में आपने, ये जो रेड में बना रहा हूं, इस स्पेस में आपने कोई सॉफ्ट आयरन कोर की, सॉफ्ट आयरन कोर
कोर का मतलब उसको कोर की तरह काम में ले रहे हो, मतलब उसको बीच में डाल दिया। तो सॉफ्ट आयरन की कोई कोर बना के आपने इनसाइड डाल दी उस सोलेनॉइड के अंदर। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड is used to magnetize this iron core, okay, when it is placed inside the coil. कॉइल के बीच में रखते ही मैग्नेटाइज हो गई। इस तरह की मैग्नेट को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो हाउ डू वी मैन्युफैक्चर परमानेंट मैग्नेट्स? तो पहले से मिलती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कैसे बनाते हैं आप? जब आप सोलेनॉइड के बीच में जो उसके इंसुलेटेड कॉपर वायर के टर्न्स हैं, उसके बीच में जब आप एक सॉफ्ट आयरन कोर को प्लेस करेंगे, जैसे ही करंट पास होगा तो आसपास क्या जनरेट होगा? मैग्नेटिक फील्ड। तो उसके बीच में भी, कॉइल के बीच में भी क्या जनरेट होगा? मैग्नेटिक फील्ड। वो कैसा मैग्नेटिक फील्ड होता है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो वो सॉफ्ट आयरन कोर को क्या करेगा? मैग्नेटाइज कर देगा। और वो मैग्नेटाइज होने की वजह से क्या बन जाएगी? इट विल बिहेव एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट में जब तक करंट फ्लो होता रहेगा, इट विल बिहेव एज अ मैग्नेट, इसलिए बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। ऑलराइट, सोलेनॉइड और इलेक्ट्रोमैग्नेट क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट हो तो डू आस्क मी। और किसी को वॉइस में प्रॉब्लम हो रही है क्या बेटा? भानु, विवेक, नो सर। अनिरुद्ध, बाकी बच्चों को आ रही है आवाज? ओके, सर अभी अनिरुद्ध आ आपका रही है सर, पहले नहीं आ रही। ओके। वो कनेक्शन की डिफिकल्टीज ही होती है बेटा, ये जाना करो, है ना? ऐसा कुछ भी हो तो रिकनेक्ट हो जाया करो फटाफट से। ओके, इफ यू वांट हैव द स्क्रीनशॉट। आगे चलते हैं फिर। Okay guys, let's move ahead. Force on a current carrying conductor in a magnetic field. के किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पे क्या लगता है? फोर्स। क्या लगता है? फोर्स। तो आंड्रे मैरी एम्पियर नाम है किसी का। He suggested that magnet also exert an equal and opposite force on current carrying conductor. जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में आप करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस करोगे तो उस पर क्या होगा? करंट एक्ट करेगा। ओके, लेट्स सी। यहाँ पे एक थ्रेड से लटका के एक रॉड को रखा है और उस रॉड को एक सर्किट से कनेक्ट कर रखा है, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। उसमें करंट फ्लो हो रहा है रॉड में, और उसको साउथ नॉर्थ पोलों के बीच में, और शू मैग्नेट के नॉर्थ साउथ पोल के बीच में रखा हुआ है। तो उस पर क्या हो रहा है? उस एल्यूमिनियम रॉड को पोल्स ऑफ मैग्नेट के बीच में रखा गया है और उस पर एक्सपेरिमेंट किया गया है कि उस पर फोर्स लगता है या नहीं। क्योंकि जब उसमें करंट पास किया जाएगा और वो मैग्नेटिक फील्ड में होगी ऑलरेडी, नॉर्थ साउथ के बीच में मैग्नेटिक फील्ड होगा, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ करंट उसमें जा रहा होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा? उसमें फोर्स अप्लाई होगा। ओके, तो ये फोर्स कितना लगेगा, कैसे लगेगा, ये चीजें जब आप 12th में आ जाएंगे तो बहुत डिटेल में हम और ज्यादा पढ़ेंगे। तो आपको बताया तो हूँ
कि 10th का जो भी साइंस आप पढ़ोगे, चाहे लाइट चैप्टर, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये सब 12th में बहुत काम आने वाला है। ओके, 12th का फिजिक्स बिल्कुल 10th के फिजिक्स पे या एलिमेंट्री कंसेप्ट पे बेस्ड है। तो आपको 10th बड़े अच्छे से करनी है ताकि आपको 12th बड़े अच्छे से समझ में आए। तो इसी एक्सपेरिमेंट को आगे पढ़ते हैं हम। सो ऑब्जर्वेशन क्या होंगे, हम क्या ऑब्जर्व करेंगे वो पढ़ते हैं, समझते हैं। We will observe that rod will displace, that is the rod will experience a force। जब किसी कंडक्टर को नॉर्थ साउथ हॉर्स मैग्नेट के बीच में रखा गया तो उसमें क्या होगा, फोर्स अप्लाई होगा, उसमें खुद में करंट है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसमें क्या होगा, फोर्स अप्लाई होगा। ठीक है, व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, और फोर्स किधर होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू इट्स लेंथ। ओके, और क्या ऑब्जर्व किया कि जो फोर्स है उसका जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाएगा। सपोज अभी फोर्स लग रहा है लेफ्ट टू राइट, तो बाद में फोर्स लगेगा राइट टू लेफ्ट। कब, when direction of current through the conductor is reversed, तो force is directly proportional to direction of current। क्लियर है? उसके अलावा क्या देखा गया, अगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी इंटरचेंज कर दिया गया, दो पोल्स को अगर इंटरचेंज कर दिया जाए तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स वापस क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो यहां से देखा गया कि फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के भी क्या है, प्रोपोर्शनल। ओके, therefore the direction of exerted force depends on current and magnetic field lines। तो जब आप 12th में आ जाएंगे तब इसका आपको फॉर्मूला मिलेगा, कहीं पे ये होगा, कहीं पे ये होगा। तो ये दोनों फॉर्मूला में बी और आई तो आ ही रहा है, बाकी कंसिडरेशंस आपको बाद में समझाई जाएंगी। तो बी और आई पे क्या करता है, फोर्स डिपेंड होता है। बाकी बातें 12th में करेंगे स्टॉप। ठीक है, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हमें समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, ये तीन चीजें बताएगा, थंब, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर। तो सब अपना लेफ्ट हैंड निकालो बाहर। लेफ्ट हैंड निकाल के अगर आपके पास में पेन हो तो जो थंब है उसके ऊपर आप लिख लो एफ। एफ मतलब फोर्स। फर्स्ट फिंगर के ऊपर लिखो फील्ड। फील्ड को डिनोट किससे करते हैं, लिख देता हूं यहाँ। यहाँ लिखना है थंब के ऊपर एफ, फोर फिंगर के ऊपर बी, और मिडल फिंगर के ऊपर क्या लिखना है, करंट। करंट किससे डिनोट करते हैं, आई। तो याद कैसे रखना है, FBI, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, FBI। इन तीनों को आपको पहले तो कौन सा यूज आने वाला है इसमें, लेफ्ट हैंड। ठीक है, ऐसे राइट हैंड रूल भी होगा, पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। तो पहले लेफ्ट हैंड रूल में क्या समझा रहा हूं, ध्यान दो कि आपका ये थंब, ये फोर फिंगर और ये मिडिल फिंगर। क्लियर है, बाकी फिंगर से लेना देना नहीं है। इनको आपने क्या किया, एक दूसरे से परपेंडिकुलर रखा ना। ये तो क्या है आपका थंब, ये क्या है आपकी फोर फिंगर, और ये क्या है आपका मिडिल फिंगर। तो थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर किस हैंड के, लेफ्ट हैंड के। समझ में आ रहे हैं, ये बताएंगे क्या क्या, वो ध्यान देना। थंब बताएगा फोर्स का डायरेक्शन,
फोर फिंगर बताएगी मैग्नेटिक फील्ड का, मिडिल फिंगर बताएगी करंट का डायरेक्शन। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड जिधर जा रहा है उधर तो कर लो पॉइंट अंगुली को, फर्स्ट अंगुली को, सेकंड अंगुली को पॉइंट कर लो करंट की तरफ। तो थंब आपको देगा कि उसमें फोर्स किधर लग रहा होगा। अगर आपका बी और आई का डायरेक्शन करेक्ट है तो आपका अगर थंब ऊपर है तो फोर्स ऊपर लगेगा, थंब राइट में है तो फोर्स राइट हैंड पे लगेगा, थंब नीचे की तरफ पॉइंटेड है तो नीचे, लेफ्ट हैंड की तरफ तो लेफ्ट हैंड। क्लियर है? तो बी और आई का डायरेक्शन पहले फिक्स कर लो, इन तीनों को परपेंडिकुलर रख के ही घुमाना है। तो एफ का डायरेक्शन कौन देगा? थंब। क्लियर है? तो ये रूल क्या कहता है? सामने होते तो मैं अपने हाथ देख के आपको अच्छे समझा सकता हूँ। सो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, स्ट्रेच थंब, forefinger and middle finger of your which hand? Left hand, such that they are mutually perpendicular to each other। तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होने चाहिए। ठीक है? देन फोर फिंगर तो किसका डायरेक्शन बताएगी? मैग्नेटिक फील्ड का। मिडिल फिंगर किसका डायरेक्शन बताएगी? करंट का। तो थंब किसके डायरेक्शन में पॉइंट करेगा? फोर्स। किस डायरेक्शन में फोर्स करेगा? डायरेक्शन ऑफ मोशन भी बोल सकते हैं। मोशन मतलब आप पे फोर्स लगा तभी तो उसने मोशन किया किस चीज के ऊपर, या डायरेक्टली बोल सकते हैं फोर्स एक्टिंग ऑन दी। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्लियर होना चाहिए। किसी को कोई डाउट है? किसी को स्क्रीनशॉट लेना है? हैव इट। किसी को कोई डाउट हो, डू आस्क मी। कोई डाउट है गाइस? No, sir. एनीवन? एनी नो डाउट? सर। ओके, आगे पढ़ते हैं। और एक चीज ध्यान रखा करो, अगर आप बच्चों को होमवर्क भेजने होते हैं मुझे, तो प्लीज सुबह 9 बजे से पहले पहले भेजें आप, या तो रात को या सुबह 9 बजे से पहले। उसके बाद मैं बिजी हो जाता हूँ। ओके, डोंट सेंड आफ्टर दैट। उसके बाद मैं ढंग से चेक नहीं कर सकता। ओके, तो इलेक्ट्रिक मोटर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना इस बात पे। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में मार्क कर लो, फंक्शनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। कि इलेक्ट्रिक मोटर की फंक्शनिंग किस पे डिपेंड करती है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पे। ठीक है? इलेक्ट्रिक मोटर का काम क्या है? इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू व्हाट? मैकेनिकल एनर्जी। इसका कंसेप्ट आगे बताऊंगा कि इलेक्ट्रिक मोटर में हम क्या करते हैं, करंट ऑन करते हैं, वो करंट जैसे जाता है मोटर के अंदर, तो मोटर के पार्ट्स को वो क्या करता है, एक पार्ट पे फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ, एक पार्ट पे फोर्स लगाएगा नीचे, जिसकी वजह से वो घूमना स्टार्ट कर देता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। जब वो कॉइल घूम रही है तो उसकी वजह से कोई शाफ्ट या कोई और चीज घूमेगी, जिसकी वजह से हम पानी को ऊपर चढ़ा पाते हैं या मैकेनिकल एनर्जी को किसी और यूज में ले सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड रूल पे कौन बेस्ड है? योर इलेक्ट्रिक मोटर। ओके, डू रिमेम्बर दिस एंड ध्यान रखें प्लीज। ओके, लेट्स मूव अहेड। Then Michael Faraday, he gave the law of electromagnetic induction। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को शॉर्ट फॉर्म में EMI भी बोलते हैं, याद रखना है। तो ये क्या कहता है समझो।
गैल्वेनोमीटर क्या होता है? ये तो एक इंस्ट्रूमेंट है जो करंट की प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है। अगर 0 पे है पॉइंटर तो नो फ्लो ऑफ करंट, और अगर पॉइंटर लेफ्ट या राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ है विल शो द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा तो वो दूसरी तरफ डिफ्लेक्शन दिखाएगा। ठीक है, तो अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ने वाले हैं। लेफ्ट हैंड रूल में किसी को कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना है, feel free to ask. Anyone, any doubt? Ritik, Sai, Sujal, Yashwardhan, Mahipal. सर Okay, let's move ahead. तो अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है ये समझते हैं। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपको दो एक्सपेरिमेंट से समझाया जा रहा है। पहला एक्सपेरिमेंट समझते हैं पहले, जिसको बोलते हैं क्या? सेल्फ इंडक्शन। अब सेल्फ इंडक्शन का मतलब क्या है समझो। इस एक्सपेरिमेंट में किसी मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो क्लोज लाया जा रहा है किसी कॉइल के। तो ये तो है कॉइल और ये है मैग्नेट। ठीक है, तो इसका नॉर्थ पोल हम करीब में ले जा रहे हैं किसी कॉइल के। ठीक है, या तो कभी करीब ले जा रहे हैं या कभी दूर ला रहे हैं। पास लेके तो करीब हो गया, या खींच रहे तो दूर हो गया। तो हम इस ये जो कर रहे हैं ना, पास ले जा रहे हैं दूर ले जा रहे हैं, तो वी सी डिफ्लेक्शन इन द निडल ऑफ गैल्वेनोमीटर। इसी के सर्किट में हमने एक गैल्वेनोमीटर लगाया है। तो उस गैल्वेनोमीटर में क्या हो रहा है, जब पास ले जा रहे हैं ना तब तो गैल्वेनोमीटर राइट की तरफ रिफ्लेक्ट हुआ, दूर लाया तब लेफ्ट की तरफ। ठीक है, अगर इसी तरह से हम मैग्नेट को स्टेशनरी रख दें, मैग्नेट को तो वहीं रहने दें, और क्या करें, कॉइल को, कॉइल इज मेड टू मूव टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द नॉर्थ पोल। या तो कॉइल को मैग्नेट के पास ले गए या कॉइल को मैग्नेट से दूर लाए। तो जब कॉइल मैग्नेट के पास जा रही है तब डिफ्लेक्शन अलग डायरेक्शन, कॉइल अलग दूर जा रही है तो मैग्नेट को अंदर और गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन अलग डायरेक्शन। तो अगेन हमें डिफ्लेक्शन दिखाई देते हैं। अगर दोनों को स्टेशनरी रखा जाए तो कोई डिफ्लेक्शन दिखाई नहीं देता। तो इन चीजों से क्या समझे कि जब बाहर मैग्नेट और कॉइल स्टेशनरी होंगे देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन, बट जब कॉइल और बाहर मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन होता है, क्या होता है, रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन का मतलब क्या होता है, कोई एक रेस्ट पे है कोई भी घूमे। रिलेटिव मोशन का मतलब दोनों वेलोसिटी चल सकते हैं या कोई एक रेस्ट पे हो दूसरा चल रहा है। तो रिलेटिव मोशन जब भी होगा तो रिलेटिव मोशन की वजह से क्या होने वाला है, डिफ्लेक्शन इन दी, डिफ्लेक्शन इन व्हाट, गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होने का मतलब क्या है कि करंट फ्लो हुआ। तो ये साउथ पोल के साथ भी कर सकते हैं। तो डिफ्लेक्शन बस अपोजिट डायरेक्शन में दिखाई देगा। जब पास ले जा रहे होंगे तब तो लेफ्ट की तरफ, और दूर ला रहे होंगे तब राइट की तरफ, उल्टा हो जाएगा, है ना। तो इस इन सब एक्सपेरिमेंट से पता क्या पड़ता है वो इम्पोर्टेंट है। पता क्या पड़ता है कि मोशन ऑफ मैग्नेट विद रिस्पेक्ट टू कॉइल, या तो मैग्नेट का मोशन हो कॉइल स्टेशनरी हो और वाइस वर्सा, या फिर मैग्नेट स्टेशनरी हो कॉइल का मोशन हो, दोनों में से कोई भी मोशन होगा तो क्या होगा, रिलेटिव मोशन होगा। तो रिलेटिव मोशन होने की वजह से क्या चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होंगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होंगी तो पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस हो जाएगा। उसकी वजह से क्या इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस हो जाएगा सर्किट के
अंदर। ठीक है, तो इधर समझो, जब भी रिलेटिव मोशन होगा तो रिलेटिव मोशन होने की वजह से बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस। मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होंगी। तो इन सब की वजह से क्या होगा, अब मेन चीज लिख रहा हूं, क्या इंड्यूस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इज इंड्यूस्ड। और पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस होने की वजह से क्या होगा, करंट इज इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड का मतलब क्या है कि उस कॉइल के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस और करंट आ जाएंगे। क्लियर है, तो लास्टली क्या हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट इंड्यूस हो जाते हैं, V आ जाएगा एंड I आ जाएगा। और उस I की वजह से ही क्या हो रहा था, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट हो रहा था। क्लियर है ये बातें, एनी डाउट? तो व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन कि जब भी कॉइल में और मैग्नेट में रिलेटिव मोशन होगा, कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होंगी, उसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस होगा और करंट इंड्यूस होगा। प्लीज हैव द एक्सक्यूज मी स्क्रीनशॉट। यस, सर, अगर दोनों मोशन में होंगे तो क्या होगा? दोनों मोशन में होंगे तब भी यही चीज होगी। ओके, उसका नेट इफेक्ट तब तो में आएगा ना, जाएगा। या तो एक दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे होंगे या दोनों एक दूसरे के पास आ रहे होंगे, रिलेटिव मोशन तो होगा ही ना बेटा, चाहे कोई एक मूव यस। करे चाहे कोई दोनों मूव करे, है ना। नेट इफेक्ट तो क्या होगा, या तो दूर आ रहे होंगे या पास जा रहे होंगे, तो उसके हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है। पास जाएंगे एक दूसरे के तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगा, दूर जाएंगे एक दूसरे से तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, तो मैग्नेटिक फील्ड भी रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। प्लीज हैव द स्क्रीनशॉट। बारह स्क्रीनशॉट लेना, सब बच्चे स्क्रीनशॉट जरूर लेना, होमवर्क कंप्लीट करना। कोई कंफ्यूजन हो तो डेफिनेटली आस्क मी। ओके, लेट्स मूव अहेड। सेकंड एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, ये कहता है कि अगर मैग्नेट की जगह आपने क्या ले ली, एक कॉइल ले ली, कॉइल 1 ले ली, जिसके अंदर बैटरी लगा के करंट चला रहे हैं। क्या चला रहे हैं, करंट। मैग्नेट की जगह कॉइल ले ली जिसके अंदर करंट रनिंग है, की लगा रखी, करंट चल रहा है। अब सेकेंडरी कॉइल के आसपास उसको मूव करें या वेरी करें, तो इस एक्सपेरिमेंट में मैग्नेट की जगह क्या लिया है, कॉइल विथ बैटरी, और गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ रहा है किसमें, दूसरी कॉइल के अंदर। सेकेंडरी कॉइल के गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा, और अगर की को डिस्कनेक्ट किया जाए तब डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगेन माना जाएगा, किसमें इंड्यूस हुआ है, सेकेंडरी कॉइल में। प्राइमरी में करंट की वजह से सेकेंडरी कॉइल में क्या होगा, सेकेंडरी कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस, पोटेंशियल इज इंड्यूस्ड,
करंट इज इंड्यूस्ड। तो इन दोनों एक्सपेरिमेंट से क्या पता पड़ता है कि अगर चाहे मैग्नेट ले आओ या किसी कॉइल के पास दूसरी कॉइल ले आओ जिसके अंदर करंट पास हो रहा हो, तो उन दोनों की वजह से होता क्या है, जैसे उनमें रिलेटिव मोशन होगा तो मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होंगी, करंट इंड्यूस होगा और मैग्नेटिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस होगा। चाहे एक कॉइल यूज करो प्राइमरी वाली, चाहे मैग्नेट यूज करो। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? एनी डाउट? मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट का चेंज होता है कि सेकंड का? सेकेंडरी कॉइल, फर्स्ट वाले लेकिन में की वजह से मैग्नेट है ही नहीं, देखो, तो सर उसमें मैग्नेटिक फील्ड आए कैसे? वापस बोलना। सेकंड कॉइल तो मैग्नेट नहीं है ना सर, तो फिर उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आए कैसे? कल क्या पढ़ा था हमने, अगर कहीं करंट फ्लो हो रहा है तो करंट की वजह से आसपास क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। राइट हैंड थंब रूल पढ़ा था बेटा। सर तो अगर प्राइमरी कॉइल में करंट फ्लो होता है तो इट मींस कहीं पे अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसके आसपास नियर बाय एक लिमिट तक क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड मस्ट एग्जिस्ट। तो इस करंट की वजह से यहाँ सेकेंडरी कॉइल में क्या रहना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड रहना चाहिए। फिर अगर इन दोनों में रिलेटिव मोशन होगा तो रिलेटिव मोशन होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, या तो बढ़ेगा या कम होगा, तो वोल्टेज इंड्यूस होगा और करंट इंड्यूस होगा। नाउ इज इट क्लियर? यस सर। सर मतलब जो प्राइमरी कॉइल है सर, उसी के मैग्नेटिक फील्ड भी सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस होते हैं? यस। क्यों? क्योंकि अगर मैं आप में करंट फ्लो करवा रहा हूं तो अगर आप में करंट फ्लो हो रहा है तो आपके आसपास क्या जनरेट हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। अब ये डिपेंड करता है कि मैंने किस लेवल का आप में करंट डाला है, उस लेवल पे डिपेंड करेगा कि आपका मैग्नेटिक फील्ड कितनी दूर तक एग्जिस्ट करने वाला है। बट कुछ दूर तक तो मान सकता हूँ ना, 2-5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। उसके अंदर अगर कोई दूसरा बच्चा या कोई दूसरा इंसान आ गया तो उस इंसान के ऊपर आपके अंदर करंट फ्लो होने की वजह से आपके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड था उसका इफेक्ट उसके ऊपर भी आएगा। वो अगर आपके पास आएगा तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, दूर जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम है। तो अगर वो बार बार ऐसा मोशन करेगा तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इंड्यूस होंगे। आई होप इट इज क्लियर नाउ। यस सर। अच्छा लगा, मुझे डाउट पूछ लिया तो अच्छी बात है। अब तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, कैसे करंट की वजह से कैसे मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, मैग्नेट नहीं है फिर भी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आया। ऐसे डाउट लगे तो पूछ लिया करो बेहिचक, ठीक है? प्लीज हैव द स्क्रीनशॉट। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लें, देन विल मूव अहेड। स्क्रीनशॉट ले लें गाइस। ओके गाइस, लेट्स मूव अहेड। तो हमने कहा जब दो मैग्नेट मूव करती हैं या एक कॉइल जिसमें करंट फ्लो हो रहा हो दूसरी कॉइल के पास मूव करती है तो दूसरे कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से करंट इंड्यूस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी इंड्यूस होगा। इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये बोल रहा है कि दिस इज बिकॉज, ऐसा होता क्यों है, whenever there is a change in current in primary coil, magnetic field associated with the secondary coil, it का मतलब secondary coil,
इट का मतलब क्या है यहाँ पे? सेकेंडरी कॉइल। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी कॉइल में चेंज होता है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द सेकेंडरी कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी चेंज होंगी एंड इंड्यूस द इलेक्ट्रिक करंट इन इट। उसकी वजह से डिफ्लेक्शन दिखता है किसमें? गैल्वेनोमीटर में। तो इस प्रोसेस में, जिस प्रोसेस में करंट की स्ट्रेंथ प्राइमरी कॉइल में चेंज करने पे सेकेंडरी कॉइल में करंट इंड्यूस होता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो इंड्यूस करंट है वो किस किस पे डिपेंड करता है? मोशन ऑफ द कॉइल पे, अगर उनका राइट एंगल पे होगा मैग्नेटिक फील्ड के प्रोपोर्शनल तो उनके मोशन पे डिपेंड करता है। तो कल हम पढ़ेंगे क्या? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे ही बेस्ड है। या अभी पढ़ा दूं? आप बताएं, अभी पढ़ाऊं या कल पढ़ाऊं? आप लोगों का रिदम कैसा, दिमाग हैवी तो नहीं हुआ? लेट मी नो। सर अभी पढ़ा दीजिए। बाकी बच्चे बोल सकते हैं, किसी को कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन है तो बोल दो मुझे। महिपाल बताओ। यस सर, अभी पढ़ा दो अभी। ओके, चलो मैं पढ़ाता हूँ अभी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समझा? एक कॉइल में करंट चेंज होने पर दूसरे में करंट इंड्यूस हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से। इसको बोला जाता है क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब राइट हैंड रूल क्या कहता है? जैसे लेफ्ट हैंड रूल में आपने थंब, फोर फिंगर, सेकंड फिंगर ली थी, राइट हैंड में भी निकाल लो। तो राइट हैंड में मैं बनाता हूं क्या? थंब, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर। ठीक है, ये तो क्या है आपका? टी फॉर थंब, ये है फोर फिंगर, ये है आपका मिडिल फिंगर। तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर समझ नहीं आया तो यहाँ देख लो, ये और ये 90 डिग्री पे, ये इन दोनों के प्लेन के 90 डिग्री पे। क्लियर है? तो इसमें भी थंब किसका डायरेक्शन दिखाएगा? वही FBI। थंब किसका डायरेक्शन दिखाएगा? F स्टैंड्स फॉर फोर्स, फोर फिंगर दिखाएगी B मतलब मैग्नेटिक फील्ड, और मिडिल फिंगर दिखाएगी किसका डायरेक्शन? इंड्यूस्ड करंट। तो पहले और बाद वाले में फर्क क्या है? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में तो क्या पढ़ा था? सुनना, लेफ्ट हैंड रूल में तो करंट होता है और फील्ड होता है, उसकी वजह से फोर्स आता है। दोनों उंगलियों की वजह से प्लेन में FBI में B और I की वजह से F आता है, इसमें लेफ्ट हैंड रूल में। बट राइट हैंड रूल में क्या है? राइट हैंड रूल में फोर्स लग रहा है मतलब कॉइल घूम रही है, कहीं फोर्स लग रहा है मतलब घूम रही है मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, तो उस पे क्या लगेगा? इंड्यूस्ड करंट। क्लियर है? तो इंड्यूस्ड करंट इज द रिजल्ट, जबकि लेफ्ट हैंड रूल में फोर्स वाज द रिजल्ट बिकॉज ऑफ B एंड I। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स की वजह से करंट इज द रिजल्ट। क्लियर है? तो रूल क्या कहता है समझो। थंब मोशन दिखाएगा या फोर्स दिखाएगा? फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर करंट। तो यहां लिख देता हूं FBI। ठीक है, तो रूल क्या कहता है? स्ट्रेच करो थंब को, फोर फिंगर को और मिडिल फिंगर को राइट हैंड के, ताकि वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएं। तो उस समय फोर फिंगर तो किसका डायरेक्शन दिखाएगी? मैग्नेटिक फील्ड का। थंब डायरेक्शन दिखाएगा मोशन का मतलब फोर्स का।
तो मिडिल फिंगर डायरेक्शन किसका दिखाई देगी? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। क्लियर है? एमएफ का मतलब है मिडिल फिंगर, एफएफ का मतलब है फोर फिंगर। क्लियर है? कोई डाउट है क्या किसी को? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से दिखाया जाएगा। तो मोटर में तो लेफ्ट हैंड रूल लगता है और राइट हैंड रूल लगेगा जनरेटर में। कल भी बताऊंगा ये बातें, यहाँ तक रिवाइज करना। इसके आगे होमवर्क सेंड जरूर करना मुझे। एवरीवन हैज टू सेंड होमवर्क बिफोर रात के 9 बजने से पहले भेज देना और अच्छे से रिवाइज करना। प्रॉब्लम हो कल पूछना। बाकी बच्चों ने जिन्होंने पढ़ रखा है वो क्वेश्चंस करो। कोई क्वेश्चन में डिफिकल्टी आती है, डू लेट मी नो। ऑलराइट गाइस, ऑलराइट। Thank ओके, you, फॉर sir. स्क्रीनशॉट्स आलू स्क्रीनशॉट भेजना मुझे, पर्सनली भेज देना। ओके गाइस, हैव द स्क्रीनशॉट। बाय फॉर नाउ। थैंक यू स्क्रीनशॉट सर। ले लें इसको लिखना। ओके बेटा, थैंक यू सर। Have a nice day, sir. Thank you, sir. थैंक यू बेटा।